नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थियों के लगभग 4 दिन बाद मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। बीच में लंबा सारा पर्व था, छठ पर्व चल रहा था, तो इसी में मैं भी थोड़ा सा बिजी था और आप लोग भी बिजी रहे होंगे अपने अपने लाइफ में, अपने अपने घर परिवार में। खैर चलिए, आज हम बात करने के लिए आए हैं आज की वीडियो में। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर 16,409 अभी तक 2 दिन में मात्र आवेदन हो चुका है। आप लोग जानते हैं कि भैया, अगर आप पुरुष शिक्षक हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई 1-2 वाले ही क्यों ना हो, या फिर सक्षमता पास वाले शिक्षक हो, यानी कि नियोजित वाले शिक्षक सक्षमता पास वाले हैं, तो आप अगर पुरुष हैं तो 10 अनुमंडल अनिवार्य है, जिसमें से 3 जो अनुमंडल होगा वो महत्वपूर्ण देना ही है। उसके बाद 7 जो है वो एडिशनल है, 7 अनुमंडल आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। खैर चलिए, अगर आप महिला है तो 10 पंचायत देना अनिवार्य है, ये बात आप लोग जानते हैं। खैर चलिए, हम आते हैं आगे की विस्तार से बात करते हैं। आगे क्या क्या बात करेंगे। आरटीआई 2005 के अनुसार टीआरई 1 में किस प्रकार शिक्षकों की बहाली हुआ, महिलाओं को किस प्रकार आरक्षण का जो भी है आरक्षण दिया गया, उस प्रकार जो विज्ञापन संख्या जो 26/2023 था वो कैसे पालन किया गया, क्या टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा तो इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, इस सब कुछ आपको यही आज की एक वीडियो, इसी छोटी सी वीडियो में जानकारी मिलेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक खबर आया है, आप लोग आई थिंक देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि भैया, भर्ती प्रक्रिया के बीच में अगर आप किसी प्रकार के उलटफेर या फिर संशोधन करते हैं तो आपकी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है। ये मैं नहीं, पटना उच्च न्यायालय नहीं, ये दिल्ली सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अब ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो के। मेरा नाम है विक्की गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स से बात। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना भैया, ताकि भविष्य में जो वीडियो बने एजुकेशन डिपार्टमेंट संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधित कुछ खबर को लेकर। ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधित 1,87,000 सक्षमता पास नियोजित शिक्षक, साथ ही टीआरई 1 टीआरई 2 में पास बीपीएससी शिक्षक भी अब ट्रांसफर पोस्टिंग का लाभ ले सकते हैं। कैसे? देखिए, अभी जो है एक पोर्टल तैयार किया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार सरकार की तरफ से। उसमें अगर आप पुरुष हैं तो आपको 10 अनुमंडल देना होगा, जिसमें से 3 कंपलसरी है। अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 अनुमंडल देते हैं, तीनों में अगर आपका नहीं होता है सिलेक्शन, तीनों अनुमंडल में से कहीं भी, तो जो अदर आप 7 ऑप्शन जो देंगे अनुमंडल, उस 7 अनुमंडल में से कहीं भी हो जाएगा पोस्टिंग। अगर आप केवल 3 अनुमंडल देते हैं, 7 अनुमंडल नहीं देते हैं, सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो फिर आपको ऑल ओवर बिहार कहीं भी पोस्टिंग दिया जा सकता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट यह है कि भैया 10 अनुमंडल आप लोग सिलेक्ट करेंगे। तमाम पुरुष की मैं बात कर रहा हूं। महिला की बात किया जाए तो सेम इसी प्रकार है, लेकिन हाँ, वहां पर केवल पंचायत की बात हो रहा है। 3 पंचायत कंपलसरी है, उसके बाद 7 एडिशनल है, यानी कि 7 आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं 7 पंचायत। लेकिन वही बात है, 3 पंचायत में अगर आपकी पोस्टिंग नहीं होता है तो फिर अलग पूरे बिहार में, ऑल ओवर बिहार में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकता है। तो उनको भी मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी है भैया जो है 10 पंचायत देने का कृपा करेंगे। और अभी तक 2 दिन में 16,409 आवेदन हो चुका है। पिछले 6 तारीख से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है, 22 नवंबर तक आवेदन करना है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो लगभग जितने भी आवेदन हैं वो सब लोग करेंगे, क्योंकि सक्षमता पास वाले तो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वो करेंगे ही, साथ ही बीपीएससी वाले जरूर करेंगे। खैर, बीपीएससी वाले को ठगा जा रहा है, ये कोई रूल है ही नहीं भैया। अभी वो, मैं कह सकता हूं कि अभी उनकी ट्रेनिंग ही चल रहा है, फिर भी उनको किस प्रकार दिया जा रहा है सक्षमता जो भी है ट्रांसफर पोस्टिंग का लाभ, मैं इसके ऊपर टिप्पणी करने नहीं आया हूं। जो खबर चल रही है अभी, जो जानकारी है वो मैं देने के लिए आया हूं। लेकिन ये रूल का एवोल्यूशन कर रहा है बिहार सरकार, रूल ब्रेक करके सब कुछ ताक पर रख के काम कर रहा है। जैसे कि नियोजित शिक्षकों का अभी पटना उच्च न्यायालय में भी एक केस चल रहा है कि ऐसे भी 12 साल या 10 साल होने के बाद किसी भी जॉब में ऑटोमेटिक जो है वो प्रमोशन हो जाता है। तो ऐसे भी नियोजित शिक्षक हेडमास्टर बनने वाले थे, फिर भी हेडमास्टर एक तरफ बनने वाले थे, दूसरी तरफ कहा गया कि हम एचएम यानी कि हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक का जो हम एग्जाम लेंगे और रिजल्ट भी दिए। अब कह रहे हैं कि हम उन लोग की स्कूल में ज्वाइनिंग कराएंगे। अब कब उन लोग की स्कूल ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, इसके ऊपर टिप्पणी करना गलत होगा। अब बिहार सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट तय करेगी, लेकिन अभी तक के हिसाब से कोई खबर नहीं है हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक क्वालिफाइड शिक्षकों के लिए। आगे की बात किया जाए, आरटीआई 2005 के अनुसार एक खबर आया है, जिस खबर के अनुसार देखा जाए तो 3 प्रश्न पूछा गया था युवाओं की तरफ से। प्रश्न सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहा गया था कि विज्ञापन संख्या 26/2023 वर्ग 1 से 5 में 2 पालियों में परीक्षा का परिणाम एक साथ देने का मानदंड क्या रहा है। यानी कि आप जानते हैं कि टीआरई 1 की जब रिजल्ट आया था तो उस समय 2 पाली, फर्स्ट
शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, कभी भी एग्जाम होता है तो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, यानी कि एक मॉर्निंग वाला, एक जो है दोपहर वाला, शाम वाला जिसे आप कह सकते हैं। तो भैया जब दो पाली का प्रश्न पत्र आता है, दो किस्म का होता है, दोनों का लेवल अलग अलग रहता है, तो आप किस प्रकार रिजल्ट दिया, पहली बात। दूसरी, क्या दो पालियों में परीक्षा कराने के पश्चात क्या आप नॉर्मलाइजेशन किए हैं या नहीं किए हैं, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है। टीआरई 1 से लेकर के 3 तक की मैं बात कर रहा हूं। तीसरा प्रश्न, वर्ग 1 से 5 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 26/2023, जिसे आप टीआरई 1 कहते हैं, में महिला आरक्षण किस प्रकार दिया गया था, ऊर्ध्वाधर दिया गया था यानी कि हॉरिजॉन्टल दिया गया था या फिर वर्टिकल दिया गया था। तो अब तीनों का प्रश्न सुन लीजिए। अब पहला जो हमने प्रश्न सुनाया उसका आंसर सुन लीजिए। उसका आंसर कहा गया है कि दोनों परीक्षाओं में उपस्थित उम्मीदवारों के डाटाबेस को एकत्रित कर परीक्षा फल की कार्रवाई की गई थी, पहला का आंसर है। दूसरा का है कि भैया नहीं, यानी कि क्या आप नॉर्मलाइजेशन किए थे, जो टीआरई 1 की रिजल्ट आप प्रकाशित किए थे, तो कहा गया कि नहीं, यानी कि टीआरई 1 में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया। तीसरा में कहा गया सबसे महत्वपूर्ण, जो कि पूरी तरीका से ये गलत हुआ है। समझ रहे आप कैसे गलत हुआ है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं ये भी समझा दे रहा हूं कैसे कैसे गलत हुआ है, सुन लीजिए। एक केस है सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर, किनके, कौन सा, तो इंदिरा साहनी 1992 एक जजमेंट है। आप लोग जानते हैं 1992 इंदिरा साहनी केस में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि भैया आपको जो है वो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल न देकर हॉरिजॉन्टल आपको देना होगा, जो कि सरासर उल्लंघन, ये आरटीआई 2005 में जवाब दिया गया। इसमें कहा गया कि हम जो है वो वर्टिकल दिए हैं रिजल्ट, यानी कि वर्टिकल कहने का मतलब ऊर्ध्वाधर रिजल्ट दिए हैं। लेकिन इंदिरा साहनी 1992 सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो कहती है, और अभी तक के हिसाब से रूल भी यही कह रहा है कि आपको जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजल्ट देना है, महिला पुरुष को लेकर, महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल रिजल्ट देना है, लेकिन दिया गया है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रिजल्ट दिया गया है। तो यहां भी एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। ये सब एक रिटर्न में एक एविडेंस होने जा रहा है ना भाई, ये सब कुछ एविडेंस होते जा रहा है। आरटीआई 2005 द्वारा जो जवाब तलब किया गया बीपीएससी से या फिर विभाग से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो अब वो रिटर्न में दे रही है। देखिए, एक तरफ होता है बोल कर देना, जवाब देना, बोल देना कि भैया बयानबाजी कर देना, वो अलग होता है, एक रिटर्न में देना। ये जो रिटर्न में दी है, ये चीफ जस्टिस, एक हाईकोर्ट में भी केस चल रहा है, मैं बार बार उसके लेकर टिप्पणी कर रहा हूं, टीआरई 1 और 2 को लेकर हाईकोर्ट में केस चल रहा है, चीफ जस्टिस के बेंच में, डबल बेंच में, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मोड को लेकर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केस को लेकर। अब ये एक और एविडेंस गवर्नमेंट खुद दे रही है कि भैया ठीक है, हम देख लो हम कहां पे गलती किए हैं, तुम मेरा गलती को कोर्ट में लेकर जाओ और हम तुमको, तुम्हारी बहाली पे जो है किसी प्रकार के रोक लगाएंगे या फिर रद्द करेंगे। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ये रूल के हिसाब से मैं कर रहा हूं। एक तरफ इंदिरा साहनी का केस 1992 का, जो अकॉर्डिंग टू मतलब लॉ जो कह रहा है वो 1992 का, आप लोग समझदार हैं, शिक्षक बनने वाले भैया, तो जाकर एक बार चेकआउट कीजिए कि इंदिरा साहनी 1992 का जो केस है और इसका जो जजमेंट है वो क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में लागू होता है, और उसी बेस पे अभी तक बिहार ही नहीं पूरे भारत में कहीं भी बहाली होती है तो उसी बेस पे रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। किसी भी रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर किस प्रकार उसके विपरीत, उसके उल्टा रिजल्ट प्रकाशित किया गया टीआरई 1 में, पहला एक सबसे बड़ा एक प्रश्न उठ रहा है। साथ ही आप अगर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का आप अगर एग्जाम ले रहे हैं तो आप जो है नॉर्मलाइजेशन का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड, बिहार कर्मचारी बोर्ड, भारतीय कर्मचारी बोर्ड, इस सब जो है नॉर्मलाइजेशन का यूज करता है, तो फिर बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन का यूज क्यों नहीं की, क्योंकि दोनों शिफ्ट में 2 लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग भी जानते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि लेवल एक ही होता है, प्रश्न अलग अलग होता है। भैया लेवल जब एक ही होता है, मैं समझ रहा हूं, प्रश्न जैसे ही चेंज होता है तो किसी के लिए कोई प्रश्न हार्ड हो जा रहा है, किसी के लिए कोई प्रश्न लो हो जा रहा है। किसी शिफ्ट में आप देखेंगे कि 10-10 मैथ का प्रश्न पूछा गया, किसी शिफ्ट में आप देखेंगे कि 3 मैथ का प्रश्न पूछा गया था। तो क्या यहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए? सेम इसी प्रकार टीआरई 3 पे भी लागू होनी चाहिए। क्या हॉरिजॉन्टल लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या वर्टिकल ही रहेगा? क्या नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या जिस प्रकार टीआरई 1 और 2 में दिया गया वही होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यह भी कहता है कि आप पहले नियुक्ति के बाद सब कुछ वेरीफाइड नहीं कर सकते हैं, पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पहले वेरीफाइड कीजिए फिर जाकर आप नियुक्ति ज्वाइन करवाइए। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, पहले ज्वाइन करा लेती है, उसके बाद जिंदगी भर
निकालते रहती है जब तक कि आप कोर्ट में जाकर कोर्ट से बहस गवर्नमेंट को न करवा दे कि भैया अब हमें निकालने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि हम लंबे 3 साल से सर्विस कर रहे हैं। 3 साल सर्विस करने के बाद आपके पास एक जो है ऑथराइजेशन हो जाता है कि भैया आप कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई हमें किस बेस पे निकाला जा रहा है, हम 3 साल से जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, गूगल बाबा पे सब कुछ सर्च करने से मिल जाता है। तो ये सब कुछ चल रहा है खबर। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये जो जितना भी हमने बताया है, ये आरटीआई 2005 का जवाब, ये सब गवर्नमेंट के लिए एक खिलाफ, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ ही काम करने वाली आने वाले समय में जितना भी केस चल रहा है ना, सब में अगर ये एविडेंस जोड़ दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो शिक्षा विभाग है ना, ये जो आंधर की तरह जो काम किया है, अनड़ा की तरह, वो सब उसको तारे जमीन दिन में ही तारे नजर आने लगेगा। और चलिए, जो कुछ भी था हमने खबर जानकारी आपको देने का प्रयास किया। आज लगभग 4 दिन बाद ये खबर बन रहा है। और फिर से कहूँगा कि TRE 3 का जो रिजल्ट आ रहा है, हो सकता है कि 15 तारीख के बाद, मैं बार बार पिछले समय भी बताया था कि 15 तारीख के बाद जो है वो रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता है। तो देखिए, काफ़ी अब नज़दीक है, रिजल्ट कब आ रहा है, कितना आ रहा है, और बस पूरे सीट पे आनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, पहले DB हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला था, लेकिन बिहार सरकार तो कान में भैया तेल रख के सोए हुए रहता है। तो क्या ही आप कीजिएगा, और हम क्या कर सकते हैं? हम एक आवाज़ उठा सकते हैं, आप जो है चिल्ला सकते हैं, आप जो है रास्ते पर उतर सकते हैं, आप जो है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो जानबूझ के उलझा देती है भाई। अब इसलिए जानबूझ के उलझाती है क्योंकि किसी भी प्रकार से बहाली फंसे, बहाली में लपटा लग जाए, बहाली रद्द हो जाए, ताकि हमें एक सीट पे 2 इलेक्शन लड़ने का मौका मिल जाए। यही होता है राजनीतिक भैया, हकीकत यही है, आप मानो या न मानो। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से, क्या कुछ आपको जानकारी मिला। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।